Hello, friends, and welcome to Saransh. So, I'm back with the day 3 of our revision for UPSC CSE 2024. So, आज हम क्लाइमेटोलॉजी के कुछ टॉपिक्स डील करेंगे जिसमें एटमॉस्फेरिक लेयर्स, विंड्स, सर्कुलेशन, प्रेशर बेल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स कि कितने लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में और किस लेयर का क्या रोल होता है। सो सपोज दिस इज आवर अर्थ, दिस इज अर्थ सरफेस एंड इसके ऊपर से ऑलमोस्ट वी हैव 5 लेयर्स। तो इसका बहुत सिंपल सा एक सिली सा फॉर्मूला है, बट वी कैन यूज इट। सो इट इज इन द डिक्रीजिंग क्रम। सो अब इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं ईट मस्त करके, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। सिली सा फॉर्मूला है, बट 2-3 और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। एटलीस्ट मुझे तो मॉक्स में काफ़ी हेल्प की है, आई होप आपको भी करेगा। सो दिस इज द अर्थ सरफेस, ये सरफेस है। तो अर्थ सरफेस के पास सबसे पास में जो लेयर होती है वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट बिग प्राइमरी लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेरिक लेयर्स, और इसकी जो टाइम लेंथ होती है इट्स अराउंड 13 किलोमीटर। अराउंड एवरेज 13 किलोमीटर होती है, जो इक्वेटर से पोल्स तक डिफरेंट होती है। एट पोल्स इट इज अराउंड 8, पोल्स पर ये 8 किलोमीटर होती है, और इक्वेटर यानी कि यहाँ पर ये होती है लगभग 18 किलोमीटर। तो 18 और 8, एवरेज हाइट इसकी 13 किलोमीटर होती है। वॉट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट अबाउट ट्रोपोस्फेयर इज दैट प्रेशर जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। जैसे जैसे लेयर्स ऊपर जाती है प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। प्रेशर runs in the decrease direction है। जैसे जैसे हम ऊपर की लेयर में जाएंगे, सपोज फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर वी गो टू द स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो द मैक्सिमम टेम्परेचर इज ऑन द ट्रोपोस्फेयर एंड द लीस्ट टेम्परेचर इज ऑन द एक्सोस्फेयर। सो दिस इज ट्रोपोस्फेयर। जो मैक्सिमम एक्टिविटीज होती है, मैक्सिमम लिविंग एक्टिविटीज हेल्ड बिटवीन ट्रोपोस्फेयर के and 75% mass, almost 75% mass of the earth is present on the troposphere itself। वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर की जो डायमेंशन होती है वो होती है लगभग 20 किलोमीटर हाइट होती है एवरेज, जो कि वैरी करती है पोल्स और इक्वेटर पे, बिकॉज वी नो आवर अर्थ इज समवेयर लुक्स लाइक अ स्फेरिकल बॉल। सो उस हिसाब से वो वैरी करती है, बट अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर का कि यहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटोस्फेयर इज कैरिंग द ओजोन लेयर। क्लाउड्स एब्सेंट होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। सो क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स एब्सेंट होते हैं, रेयरली बहुत ही कम डस्ट और वाटर पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज स्ट्रेटोस्फेयर में इट्स टोटली एब्सेंट, नो मच वेदर फिनोमेना। और ये जो कंडीशन होती है स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे ज़्यादा आइडियल होती है फॉर फ्लाइंग प्लेन्स। प्लेन्स के लिए आप इसको एक ऐसा प्लेन बना लो ताकि याद रहे। प्लेन्स के लिए द बेस्ट suitable conditions are present on the stratosphere. Now we'll move to the mesosphere. So mesosphere is present between 50 to 80 km. 15 to 20 किलोमीटर में होती है। जो कोल्डेस्ट प्लेस होता है वो यहाँ पर होता है, मेनोपॉज करके एक लाइन है, -100 डिग्री सेल्सियस। सो ये कुछ लेयर्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किस लेयर में कौन से एक यूनिक फीचर्स हैं। तो मीजोस्फेयर का यूनिक फीचर है कि कोल्डेस्ट टेम्परेचर मीजोपॉज पर है, जो कि है -100 डिग्री सेल्सियस। और जो जितने भी मीटियोर्स होते हैं वो हमारे मीजोस्फेयर में मीजोस्फेयर में डिस्ट्रॉयड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे वो एंटर करता है देन देयर इज अ ब्लास्ट और वो मीजोस्फेयर में डिस्ट्रॉय हो जाता है इन इटसेल्फ। कोल्डेस्ट टेम्परेचर मीजोस्फेयर में होता है।
नाउ लेट्स वी मूव ऑन द थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर की हाइट होती है 18 टू 400 किलोमीटर। एज एज इसका नेम बता रहा है हमें थर्मोस्फेयर, सो ये होती है हॉटेस्ट लेयर। दिस इज द हॉटेस्ट लेयर। इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर है, जैसे कि हम बोल ही सकते हैं कि थर्मोस्फेयर है। तो थर्मो से जो चीज हमारे दिमाग में सबसे पहले हिट होती है वो यही होती है कि ये चार्ज लेयर है, थर्मोकली चार्ज लेयर है। और लास्ट लेयर हमारे पास जो बचती है वो होती है हमारी एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर का यूनिक फीचर है 400 किलोमीटर के ऊपर मिलेगी हमें ये, और ये कोल्ड होती है। टेम्परेचर क्या होता है ना, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, और ऊपर एग्जोस्फेयर में जाके टेम्परेचर फिर डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर इज नॉट गोइंग ऑन, और सीधे ट्रैक पर नहीं जाता, टेम्परेचर इज समवेयर लाइक दिस। इस तरीके से कुछ टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। ट्रोपोस्फेयर में वो घटता है, मेसोस्फेयर के बाद बढ़ता है, और थर्मोस्फेयर के बाद फिर घट जाता है। और इसके आगे स्पेस है, बियॉन्ड स्पेस सैटेलाइट्स आर प्रेजेंस इन दिस लेयर्स। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं लेयर्स के बारे में। अब हम वेंट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। एग्जोस्फेयर हॉटेल एग्जोस्फेयर जो है वो कोल्डेस्ट लेयर है, मेसोस्फेयर हॉटेस्ट लेयर है, थर्मोस्फेयर चार्ज लेयर है, ट्रोपोस्फेयर में लिविंग एक्टिविटीज और 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर है, और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वहां पर ऑक्सीजन के लिए ओजोन लेयर, सॉरी ओजोन लेयर है जो यूवी रेस को सन से अर्थ तक पहुंचने में रोकती है। और स्ट्रेटोस्फेयर का दूसरा यूनिक फीचर ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर प्रोवाइड द आइडियल कंडीशंस फॉर द फ्लाइंग प्लेन्स। सो सपोज दिस ऑल्सो ओवर अर्थ, तो हम डिस्कस कर लेते हैं विंड्स। सो if this is our earth, then this is our south pole, and this is our north pole, and this is our south pole. 30, 60, 90। सो बेसिकली विंड सर्कुलेशंस की बात हम करते हैं। तो जो विंड सर्कुलेट होती है ये हमारा है लो प्रेशर एरिया, ये है हाई प्रेशर बेल्ट, ये फिर लो प्रेशर बेल्ट है, और यहाँ पर है हाई प्रेशर बेल्ट। सेम एज एयर, ये हाई प्रेशर बेल्ट, ये लो प्रेशर बेल्ट, और ये पोलर रीजन्स आर अगेन द हाई प्रेशर बेल्ट्स। जैसा कि हमें पता है विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। सो विंड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, विंड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अब क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है यहाँ लो प्रेशर है, सो इट विल लुक लाइक दिस। बट इन रियलिटी क्या होता है कि कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होती है, और अर्थ रोटेशन भी होता है। तो अर्थ रोटेशन की वजह से जो विंड्स होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड डिफ्लेक्ट होती है राइट साइड में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स डिफ्लेक्ट होती है लेफ्ट साइड में। सो अगर हम इन्हें राइट साइड में डिफ्लेक्ट कराते हैं, सो दिस विल लुक लाइक दिस। तो जो रियल पाथ होगा विंड्स का वो कुछ ऐसा होगा, और इस वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कुछ इस तरीके से होगी। सो इफ वी लुक क्लोजली, तो जो रियल विंड का डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर जोन है और यहाँ पर हमारी लो प्रेशर जोन है। तो जब यहाँ हाई प्रेशर जोन है लो प्रेशर जोन है, तो यहाँ पर जो विंड्स होंगी वो कुछ इस तरीके से चलेंगी, और वही रोटेशन की वजह से इस तरीके से हो जाएंगी। सेम थिंग विल हैपन देयर। सो ये हमारा विंड का कुछ सर्कुलेशन है।
और इसी विंड सर्कुलेशन से यहाँ पर कुछ सेल्स डेवलप होते हैं। तो ये जो सेल डेवलप होता है इसको हम कहते हैं हेडली सेल। एंड दिस सेल बोथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको हम कहते हैं फेरल सेल। और ये जो होता है ये होता है हमारा पोलर सेल। पोलर सेल होता है। सो बेसिकली जो हेडली सेल में विंड्स ट्रैवल करती हैं इन्हें कहा जाता है ट्रेड विंड्स, बिकॉज दे आर ड्राई विंड्स। तो इन्हें डोल ड्रम भी कहते हैं कई तरीके से, बट डोल ड्रम में और ट्रेड विंड्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। बट दीज आर द ट्रेड विंड्स जो कि परमानेंट विंड्स होती है, थ्रू आउट द ईयर ट्रेड विंड्स चलती हैं। यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जेट स्ट्रीम्स का। जेट स्ट्रीम्स बेसिकली फ्रिक्शनलेस विंड्स होती हैं जिस पर फ्रिक्शन की फोर्स नहीं लगती। तो अगर हम देखें जेट स्ट्रीम कुछ इस तरीके से चलती है। दिस इज somehow the rotation path of the jet streams. So basically अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में लिखें तो हेडली सेल में जो हमें देखने को मिलता है वो होती है हमारी ट्रेड विंड्स, और पोलर सेल की जो देखने को मिलती है वो हमारी पोलर रीजन्स में होती है, बोथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो फेरल सेल होता है, फेरल सेल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहां पर होते हैं जेट स्ट्रीम्स। रेफरेंस के लिए जेट स्ट्रीम्स होते हैं। एक्चुअली जेट स्ट्रीम्स आर नॉट द सरफेस विंड, दीज आर द विंड्स व्हिच आर फ्रिक्शनलेस विंड्स। तो वो जमीन से काफी ऊंचाई पर चलते हैं जहाँ फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं करती है, जहाँ ग्रेविटेशन पुल वर्क नहीं करता है, वहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, वहां पर जेट स्ट्रीम्स होती है। इसीलिए जेट स्ट्रीम्स की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ड्यू टू विंड्स there are different seasons around the globe. If we draw a reference map, फिर हम इसको थोड़ा सा रेफरेंशियल मैप बनाते हैं। हम थोड़ा फास्ट में ऐसे ही ड्रॉ करवाते, बट वहां पर आपको 20-30 और सेकेंड में ड्रॉ करना होता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का टाइम भी नहीं होता। सो इस टाइप के मैप से काम चल जाएगा। सो इफ दिस इज द इक्वेटर, लाइक दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडिया से तो बहुत ऊपर जा रहा है। सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इस तरीके से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कल, और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर एटमॉस्फेरिक विंड्स की वजह से जो अदर मानसून्स और क्लाइमेट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सो आज बहुत ब्रीफ में छोड़ रहे हैं रिविजन, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। रिविजन को थोड़ा सा ब्रीफ रखेंगे। कल विंड्स का और क्लाइमेटोलॉजी का सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, साथ में अल नीनो, ला नीना, इंसो, इंडियन ओशन डाइपोल और ट्रिपल डिप ला नीना, ये सब कल कंप्लीट हो जाएगा। तो कल रिवीजन में क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म हो जाएगी और हम बढ़ेंगे ओशनोग्राफी की तरफ, और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले प्लान किया था। एज पर प्लान वी आर गोइंग। सो होपफुली कल फिर मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू।